नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार सच्चाई सामने आ चुकी है और साथ ही साथ दोस्तों EPS 90 पर पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कि आप सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक है या फिर राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है या फिर दोस्तों EPS 90 पर पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महत्वपूर्ण तोहफा दे दिया है। तो आखिरकार तोहफा क्या दिया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन पर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो EPS 95 है उनका कंट्रीब्यूशन करने के बाद जो EPFO के साथ लगातार मुकदमेबाजी हो रहे हैं, उससे दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक जो है काफी सारे नाराज है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आखिरकार किस महीने से आप सभी को जो 0% DA है वो शुरू होकर मिलेगा, क्योंकि 50% DA होने के बाद आप सभी जानते हैं कि आपका 0 से शुरू होने वाला है। लेकिन आखिरकार कौन से महीने से आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर DA जुड़ के फिर से 0 होने वाला है, इसके बारे में नया कैलकुलेशन आया है, इसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेंशन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, इसके बारे में भी दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के तमाम जो प्रस्ताव थी उस पर मोहर लग चुकी है, मुख्यतः जिसमें 11 यहाँ पर जो है प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। तो इन प्रस्ताव ये 11 कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। यानी कि पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों पेंशन पर 4 बड़े फैसले एक साथ बताई जा रही थी, जिसमें दोस्तों 4 हाईकोर्ट ने यहाँ पर पेंशन पर फैसले दिए थे। सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद दोस्तों अलग अलग हाईकोर्ट के जो फैसले आई, जिसमें एक ही दोस्तों बात बताई गई कि पेंशन से इनकार यहाँ पर जो है सरकार और EPFO नहीं कर सकता। पेंशन धारकों का पेंशन जो है वो मौलिक अधिकार है और इसे वंचित नहीं रखा जाता। अगर ऐसा करती है सरकार तो उसे ब्याज सहित जो है भुगतान करना होगा। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ा आदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया जा चुका है और तमाम हाई कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पेंशन धारकों के लिए पेंशन ये बाध्यकारी कर्तव्य है यहाँ पर जो है सरकार का और EPFO का, इसलिए इसे किसी भी वित्तीय स्थिति का झांसा देकर रोका नहीं जा सकता या टाला नहीं जा सकता। पेंशन धारकों को रिटायरमेंट के बेनिफिट और पेंशन का भुगतान समय पर करना अति आवश्यक हो जाता है। साथ ही दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है लगातार EPS 95 पेंशन धारकों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर भी दोस्तों उन्हें पेंशन के लिए मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर जो पेंशन धारक है वो काफी सारे नाराज है। इसी को लेकर बड़ी खबर आई है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आने वाले सदस्यों का दर्ज जो है वो लगातार कम नहीं हो रहा है। EPFO पर यहाँ पर जो है लगातार सवाल साधे जा रहे हैं। दोस्तों EPS 95 पेंशन की मान्यताओं को तैयार की गई थी, उस तारीख से वास्तव में आधार पर निवेश रूप से विशेष प्रत्यक्ष पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया था। पेंशन का भुगतान EPS निवेश में उन्मत्त आय, मूल राशि और सदस्यों का कॉर्पस द्वारा सब्सिडी को मिलाकर किया जाता है। उस प्रक्रिया में कुछ लोगों की तुलना में दूसरे लोगों को अधिक लाभ होता है। इसलिए मौजूद मामला एक अपवाद है। इसमें बकाया राशि यदि कोई हो तो शुद्ध आउटफ्लो के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों ये EPFO द्वारा अपनाई गई पद्धति आप हाल फिलहाल में फिट नहीं बैठती है। इसके बारे में बड़ी अपडेट आई है कि लाभार्थियों को सूचित करते हुए निर्णय के सक्षम बनाने और यदि EPFO बकाया राशि को समायोजित करने के बाद मांगता है तो ये बेहतर होगा। जहां तक अनुपातिक पेंशन का सवाल है, मौजूद समय में EPFO द्वारा अपनाई गई पद्धति में कोई भी फिट नहीं बैठता है। साथ ही दोस्तों 31/8/2014 तक EPS में शामिल होने वाले लोगों को मूल योजना द्वारा शासित किया जाता था और क्योंकि अधिसूचना की संख्या 609 की जो दिनांक 22/8/2014 थी उसमें केवल 1/9/2014 से लागू किया गया था और योजना की गलतफहमियों और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिक योजना के रूप में परिवर्तन करने की मांग लगातार पेंशन धारक कर रही है। पेंशन धारकों का कहना है कि 78 लाख पेंशन धारकों और 4 करोड़ का उनका परिवार जो है वो केंद्र सरकार की इस योजना से वंचित रह रहा है। साथ ही दोस्तों इस योजना से गरीबी रेखा से भी नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार के सांसद विधायक 3-3, 4-4 बार पेंशन लेते हैं और अगर कोई 40 साल नौकरी करता है तो
तो उन्हें पेंशन मात्र 1000 से 1500 2000 रुपए की पेंशन मिलती है। ऐसे में उनके जीवन का गुजारा कैसे चलेगा, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आई है। वही दोस्तों पेंशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का हाल फिलहाल में बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन देना आशीर्वाद या फिर कृपा नहीं है, ये कर्मचारियों का अधिकार है। तो दोस्तों इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, चलिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन सहित सेवानिवृत्ति परिलाभ देना सरकार का वरदान नहीं, आशीर्वाद नहीं, कृपा नहीं, बल्कि ये कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। बिना किसी औचित्य इन्हें देरी से इनकार नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी दोस्तों हाल फिलहाल में न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने छाया की याचिका को सुनवाई करते हुए कहा। साथ ही नगर आयुक्त पर दोस्तों कानपुर से सवाल भी पूछे गए। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो पेंशन धारक है उनके लाभ समय पर मिलने चाहिए। साथ ही नगर आयुक्त को यहां पर सवाल पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके यहां पर जो है लाभ नहीं मिल पाया है। और दोस्तों कुछ लंबित याचिकाओं पर उल्लेख करते हुए कोर्ट ने जानकारी मांगी कि अभी सभी सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को लाभ प्रदान के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और इसकी जो अगली सुनवाई है वो दोस्तों डेट अगली जारी कर दी जा चुकी है। साथ ही दोस्तों किस महीने से 0 से शुरू होगा आप सभी का डीए और डीआर। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि आप सभी का 50% डीए और डीआर होने के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत यह प्रावधान था कि फिर से शून्य से शुरू करके आप सभी को यहां पर डीए और डीआर दिया जाएगा और जो 50% डीए और डीआर है वो आपकी सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। तो आखिरकार किस महीने से शुरू होगा और इसके लिए क्या कैलकुलेशन सामने आया है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों यह अगले यानी आगामी महीने से आप सभी के लिए शुरू होने की बात कही जा रही है। और इसके लिए कैलकुलेशन ये होगा कि दोस्तों अगर आपको 18,000 रुपए की पेंशन मिल रही है तो इसके साथ दोस्तों 9,000 रुपए आप सभी के डीआर के रूप में जुड़ेंगे, जिससे दोस्तों आपकी पेंशन में वृद्धि होगी और फिर से डीए जो है आप सभी का शून्य से शुरू करके आप सभी को दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, जब कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी सीजीएससी यहाँ पर कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को देखने को मिलते हैं। एप्लीकेशन में कुछ नाम रहता है, वहीं उनके आधार कार्ड पे कुछ नाम रहता है, जिससे दोस्तों सीजीएसएस कार्ड बनने में दिक्कत आती है। तो अब केंद्र सरकार ने इसका पक्का समाधान निकाल दिया है। दोस्तों इसके लिए मुख्यतः 8 टॉपिक बताए गए हैं। तो विशेष टॉपिक क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी के नाम की स्पेलिंग में बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिलती है। डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक दिखाई देती है, साथ ही साथ जेंडर में भी कभी कभी गलतियां दिखाई देती है। ऐसे में दोस्तों सीजीएचएस कार्ड की बनाने में समस्या उत्पन्न होती है। उसी को दूर करने के लिए एक यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट सर्कुलर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें इसका वेरिफिकेशन क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है। दोस्तों आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम सीजीएससी कार्ड पर है, यानी कि इस प्रकार की सारी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्कुलर में बताया कि कर्मचारी और पेंशन भोगी जब कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उनके आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, उसी के अनुसार दोस्तों आपका कार्ड बनने वाला है। साथ ही दोस्तों ऐसे बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, इनको लेकर चिंता हो रही है कि आखिरकार क्यों लिंक करना है, इससे क्या फायदा होगा। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पेंशन धारकों के मन में आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने इसके बारे में सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं, जो कि सर्कुलर जारी करके दे दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो कि अपने सीजीएससी आईडी और आभा आईडी से जोड़ने पर आपका हेल्थ रिकॉर्ड पूरी तरीके से डिटेलिंग हो जाएगा। आप कहीं भी ऐसा इसको ट्रैक कर सकते हैं। यही बात रहेगी, आपकी प्राइवेसी को चिंता किए बिना पेंशन भोगियों की इजाजत के बगैर आपका हेल्थ रिकॉर्ड किसी के पास शेयर नहीं किया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के प्रश्नोत्तर के माध्यम से यहाँ पर जो है सवालों के जवाब दिए, जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भावा क्या होता है इसके बारे में बताया। साथ ही सीजीएसएच के लाभार्थियों को इसका क्या फायदा मिलेगा इसके बारे में